अब जिन सेल के ऊपर कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं होती, दैट सेल इज कॉल्ड एज अ पासेज सेल। दोस्तों अगर देखा जाए तो आप लोग दो टाइप की लीफ के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें एक लीफ है जिसे हम बोलते हैं डाइकॉट लीफ, एक लीफ है जिसे हम बोलते हैं मोनोकॉट लीफ। यानी कि प्लांट को अगर किसी भी चीज को पैक करना है, चाहे वो क्लोरोफिल हो चाहे वो एयर हो, तो पेरेन्काइमा होगा। जो एपिडर्मिस पे है वो एपिडर्मल हो गया, जो बीच जो वेस्कुलर है वो ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ है वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। दोस्तों अपर सरफेस इज कॉल्ड एज अ अपर एपिडर्मिस एंड दिस वन इज कॉल्ड एज अ लोअर एपिडर्मिस। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हर्षित ठाकुरिया पीडब्ल्यू से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक और बढ़िया से लेक्चर में। मतलब पुरानी वाली बात तो मेरे ख्याल से अभी आप भूले नहीं होंगे, लगभग सारी की सारी बात आप लोगों को याद है। हम लोगों ने बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ा था एक बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चैप्टर, नाम था उसका मॉर्फोलॉजी। मगर भैया आप देखो, घर आपको अगर बाहर से पसंद आ गया तो अंदर भी तो देखने जाना पड़ेगा। तो आ गया है आज एक बहुत ही बढ़िया से लेक्चर में जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मेरे ख्याल से पुरानी बात और पुराने मार्कर आप लोग भूले तो बिल्कुल नहीं होंगे। आप लोगों को सच में ये वाली बात पता है कि अगर हम किसी भी चीज को बाहर से देखते हैं तो सर उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मगर सर जब हम इंटरनल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब हम बातों को थोड़ा सा और अंदर की तरफ करते हैं, तो सर ये कहीं ना कहीं होती है एनाटॉमी। दोस्तों डिसेक्शन करना, माइक्रोस्कोप का यूज करना, छोटी चीज को बड़ा करके देखना, ये कहीं ना कहीं एनाटॉमी का ही पार्ट होता है। सही बात है। और जब एनाटॉमी की बात करते हैं तो छोटी छोटी बहुत सारी बातों के बारे में अब हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों चीजें बाहर से जैसी दिखती है, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि वो अंदर से भी वैसे सेम टू सेम हो। मतलब अगर देखा जाए तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे बात की थी कि अगर कोई चीज आपको बाहर से अच्छी दिख रही है तो क्या पता वो अंदर से वैसी नहीं हो जैसा आप सोच रहे हैं। तो आप बोलेंगे हर्षित सर तो क्या किया जाए? दोस्तों कुछ नहीं, करो उसका डिसेक्शन, काट लो, ले आओ माइक्रोस्कोप के नीचे, पता लग जाएगा भैया दूध का दूध और पानी का पानी। मगर यहाँ पे दूध और पानी की बात नहीं, यहाँ पे बात होगी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। सही बात। चलो हमेशा की तरह अपन सबसे पहले तो पहली बात करते हैं, वो है एनाटॉमी के बारे में। और आप सभी लोगों को पता होगा एनाटॉमी का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। बोलो हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। बोलो बात सही। दोस्तों मैं इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा चेंज आपको कर रहा हूं। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले आपको टिश्यू सिस्टम बता रखा है, उसके बाद आपको सारे के सारे डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसफर सेक्शंस है उनके बारे में बात की है। मगर हम यहां पे थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। हम सबसे पहले सारे के सारे जो रूट, स्टेम और लीव्स के डायग्राम है उनको पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम चलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से कहां पर, पता है ना, टिश्यू यानी कि टिश्यू सिस्टम की तरफ। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से डायग्राम में एक बार चीजों को देखना बड़ा आसान हो जाता है तो फिर उसको याद करना भी बहुत आसान होगा। सही बात। तो दोस्तों सबसे पहले एनाटॉमी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जिसके बारे में आपको भी आई थिंक पता होगा। आप हमेशा एक वर्ड के बारे में बात करते हैं जिसका नाम होता है टिश्यू। दोस्तों टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल जिनका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा, जिनका जो ओरिजिन होगा वो सेम होगा, मगर जिनके फंक्शन जो होंगे वो भी सेम होंगे। यानी कि अगर देखा जाए स्ट्रक्चर सिमिलर और डिसिमिलर कैसा भी हो सकता है। आप ऐसा नहीं कहेंगे हर्षित सर इसका मतलब हमेशा स्ट्रक्चर सेम होगी, नहीं, कभी स्ट्रक्चर सेम होगी, कभी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, मगर उनका जो फंक्शन होगा ना दोस्तों वो सेम होगा। मेरे पास चार है बच्चे, एक पतला है, एक मोटा है, एक और मोटा है, एक और मोटा, और वो चारों डिफरेंट टाइप की वॉल को पुश कर रहे हैं। अभी वो दोस्तों टिश्यू नहीं है, मगर उन सबको लेके आया, एक ही वॉल को पुश किया, दैट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। सो ये टिश्यू वाले पैरामीटर के बारे में हम यहां पे थोड़ा सा बातें पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि प्लांट के अंदर टिश्यू बहुत स्पेसिफिक होते हैं। भैया आपकी तरह नहीं है, प्लांट भी कहता है अरे मैं कम थोड़ी हूं भाई, मैं ऐसी ऐसी चीज लेके आऊंगा जिसके बारे में आप ताज्जुब करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला वाला डायग्राम आप लोगों के सामने हाजिर है। ये डायग्राम एक ऐसा है जिससे सच में आप ये नीचे वाली टेबल है ना, ये तो आप आसानी से ही कंप्लीट कर दोगे। आप खुद मेरे से अभी बोलने वाले हो हर्षित सर ये नीचे वाली टेबल तो क्या ही है सर, आपने तो डायग्राम से ही थ्योरी को कंप्लीट कर दिया। अब पहले जरा एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डायग्राम है क्या। देखो भाई, इस डायग्राम को पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जरा कि डायग्राम क्या है। दोस्तों आपके पास लीफ होती है और दो अलग अलग टाइप की लीफ होगी आपके पास, जिसमें एक लीफ होगी जिसे हम बोलते हैं मोनोकॉट की लीफ, एक लीफ होगी जिसे हम बोलते हैं डाइकॉट लीफ। अब मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर क्योंकि हम पढ़ के आए हैं तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि मॉर्फोलॉजी में कि मोनोकॉट कौन सा और डाइकॉट कौन सा। अब सीधी सी बात याद रखो,
हम एक तरफ बात करेंगे यहां पर, जब हम बात करेंगे ग्रास के बारे में, यानी कि घास की पत्ती के बारे में, अगर हम कभी घास की पत्ती के बारे में बात करेंगे तो हम हमेशा बात करेंगे यहां पे मोनोकॉट लीफ की। मगर हम कभी पीपल वगैरह के बारे में बात करेंगे तो हम हमेशा बात करेंगे डाइकॉट लीफ की। तो दो अलग अलग प्रकार टाइप की लीफ आपके पास प्रेजेंट है, जिसमें एक लीफ है मोनोकॉट लीफ, एक लीफ है डाइकॉट लीफ। अब बताओ क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? यहां तक सारे के सारे बच्चे मेरी बात जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही समझ रहे हैं? सबसे पहले तो पीछे की तरफ जो भी आपको बात दे रखी है, बताओ क्या ये वाली बात तो आप सभी लोगों को अभी तक क्लियर है ना? ये मैंने क्या बोला है अभी तक क्लियर है? हाँ जी, तो बात क्लियर है। अब जरा ये और चीज देखो, ये आपके लिए मैं क्या लेके आया हूं। दोस्तों अगर देखा जाए तो आप लोग दो टाइप की लीफ के बारे में यहां पे बात कर रहे हैं, जिसमें एक लीफ है जिसे हम बोलते हैं डाइकॉट लीफ, एक लीफ है जिसे हम बोलते हैं मोनोकॉट लीफ। अब देखो मोनोकॉट लीफ की अगर बात की जाए तो यहां पे सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मोनोकॉट लीफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो ग्रास होती है ना, वो कुछ इस तरीके से लगी होती है, आप देख सकते हैं, देखो ऐसे लगी हुई है, दिख रही है आपको? तो इसका मतलब मोनोकॉट लीफ में सनलाइट इस डायरेक्शन में भी आएगी और सनलाइट इस डायरेक्शन में भी आएगी। इट मींस अगर कहीं पे भी सन प्रेजेंट है तो सन का ऐसा होगा कि सन अगर ऐसे है तो इस वाली फेस में भी सन डायरेक्शन पूरी आ रही है सनलाइट, और इस वाली फेस में भी सन डायरेक्शन मतलब सनलाइट पूरी आ रही है। बोलो बात सही है क्या? जब दोनों तरफ सनलाइट प्रॉपर आ रही है, सही तरीके से आ रही है, तो यहां पे मोनोकॉट जो लीफ होती है ये दोनों तरफ से लगभग एक जैसी होती है। सबसे पहले तो मोनोकॉट लीफ की बात करेंगे, फिर हम डाइकॉट पे चलेंगे। पहले तो ग्रास के बारे में बात करते हैं, जरा आ जाओ, देखो ग्रास के बारे में क्या है। देखो ग्रास को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले तो आप ग्रास को ऐसे ही समझ सकते हो कि जो ग्रास होता है उसमें पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होती है। मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी आपको ये वाली बात बताई थी कि जो ग्रास होता है उसके अंदर पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलती है, तो आप आसानी से ग्रास को देखते ही समझा सकते हो कि हाँ ठीक है ये मोनोकॉट है। सही बात। अब जब आप मोनोकॉट देखते हो इस तरीके से तो आपको दो तीन चीजें और दिखाई देती है। सबसे पहली जो बात आपको दिखाई देती है वो क्या दिखाई देती है? सबसे पहली चीज आपको यह दिखाई देती है कि एक तो ऊपर वाली सरफेस होती है, एक नीचे वाली सरफेस होती है। दोस्तों अपर सरफेस इज कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस एंड दिस वन इज कॉल्ड एज अ लोअर एपिडर्मिस। तो दो टाइप की अपने पास सरफेस होती है यहाँ पे। अगर अपन यहाँ पे डायग्राम की बात करते हैं तो एक तो होती है आपको अपर एपिडर्मिस, ये आपको दिख रही है, वहीं पे एक होती है लोअर एपिडर्मिस। बोलो बात सही है? अपर एपिडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एडेक्सियल एंड लोअर एपिडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ एबैक्सियल। डन है यहां पर। दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे दोनों तरफ स्टोमेटा, स्टोमेटा जानते हो ना, लीफ के ऊपर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपिरेशन में, गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो दोनों तरफ स्टोमेटा के पोर लगभग लगभग इक्वल दिखेंगे। यहां पे देखो, यहां पे भी आपको स्टोमेटा के पोर दिख रहा है, तो यहां पे भी आपको स्टोमेटा पोर दिख रहा है। तो दोनों तरफ को आपको स्टोमेटा पोर लगभग लगभग इक्वल दिखाई देंगे। हर्षी सर बिल्कुल सही बात है। साथ साथ अगर आप एक बात और देखोगे तो यहां पे आपको कुछ फूली हुई सेल दिखेगी। एक ऐसी सेल दिखेगी जो नॉर्मल सेल से ज्यादा फूल गई है। अब दोस्तों दैट सेल इज कॉल्ड एज अ बुलीफॉर्म सेल। बोलो कौन सी सेल है? बुलीफॉर्म। अब आप कहोगे हर्षित सर यार ये बुलीफॉर्म सेल क्या होती है? बेटा बुलीफॉर्म सेल एक ऐसी सेल होती है जो प्लांट में मोनोकॉट लीफ में, देखो मेरे पॉइंट ध्यान से सुनना, आपका काम बिल्कुल नहीं है नोट करने का, आपको बिल्कुल नोट नहीं करना, मगर आपको फोकस करना है कि मैं एग्जैक्टली आपसे क्या लाइन बोल रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं जो अपर एपिडर्मिस है वो ये रही, जो लोअर एपिडर्मिस है वो ये रहा। अपर और लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा के पोर इक्वल, लगभग लगभग इक्वल मिलते हैं। बिल्कुल बात सही है। अपर एपिडर्मिस पे एक सेल आपको फुली हुई दिखाई देगी एंड दैट सेल इज कॉल्ड द बुलीफॉर्म सेल। बोलो बात सही। ये वाली जो सेल स्वेल होती है ना, इसका रीजन है दोस्तों, आपने देखा दोनों तरफ स्टोमेटा के पोर इक्वल है, रीजन सनलाइट यहां पे भी आ रही है तो सनलाइट यहां पे भी आ रही है। अब क्या होगा, अगर प्लांट को रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी कि वाटर का लॉस कम करना है तो उसको एक तरह से स्टोमेटा को बंद करना पड़ेगा। तो लीफ को कर्ल अगर आप कर लोगे तो एक तरफ के स्टोमेटा बंद हो गए, एक तरफ के स्टोमेटा खुल गए। डर है ना, बस हो गया काम। अब प्लांट क्या करता है? बुलीफॉर्म सेल, पहली बात तो अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात जब टर्जिड हो जाती है तो लीफ ऐसे हो गई, जब ये फूल गई तो, मगर जैसे ही इसके अंदर जो भी मटेरियल पानी वानी होता है वो निकल गया, वैसे ही ऐसे सिकुड़ जाती है और लीफ को कर्ल करने का काम करती है। अब कुछ सोचो, अगर लीफ कर्ल हो गई तो एक तरफ के स्टोमेटा बंद हो गए, अगर एक तरफ के स्टोमेटा बंद हो गए तो जो ट्रांसपिरेशन की रेट जो पहले दोनों तरफ से 50-50% हो रही थी, अब वो कहीं ना कहीं हाफ हो गई है। डन है बात। एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज अ बुलीफॉर्म सेल। डन। अब अगली चीज, बेटा अगर लीफ ऐसे लगी हुई है मोनोकॉट यानी कि ग्रास की, तो सनलाइट जितनी यहां पे आएगी उतनी सनलाइट यहां पे आएगी, पानी जितना यहां पे आएगा उतना ही पानी यहां पे आएगा। इसका मतलब दोनों तरफ क्यूटिकल की जो अमाउंट होता है, जो वैक्सी लेयर होता है क्यूटिकल, वो दोनों तरफ एग्जैक्टली आपको इक्वल दिखाई देता है। तो क्यूटिकल आपको इक्वल दिखाई देगा, इक्वल अमाउंट ऑफ क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, आइदर द अपर एपिडर्मिस, आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर एपिडर्मिस। दोनों तरफ आपको क्यूटिकल का अमाउंट इक्वल दिखाई देगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? हमने क्या क्या चीजों के बारे में बात कर ली, आप सब लोगों को पता है।
हम लोगों ने बात कर ली एपिडर्मिस के बारे में, बिल्कुल सही है। अपर के बारे में भी बात कर ली, लोअर के बारे में बात कर ली, बिल्कुल सही है। ऊपर स्टोमेटापोर नीचे स्टोमेटापोर के बारे में बात कर ली, सर बिल्कुल डन बात है। ऊपर क्यूटिकल नीचे क्यूटिकल इक्वल होंगे, डन है। ऊपर स्टोमेटा नीचे स्टोमेटा इक्वल होंगे, डन है। और ऊपर एक सेल होगी जो फुली हुई होगी, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज अ बुलिफॉर्म सेल, जिसका बेसिक वर्क होगा, जो लीफ है उसको कर्ल करवा सकती है वो, सही बात। अब अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, जैसे मान लो ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, तो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ मीजोफिल सेल। नीट के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मीजोफिल सेल कहां प्रेजेंट होती है, तो दोस्तों दिस इज कॉल्ड एज अ मीजोफिल सेल। ये सारी की सारी मीजोफिल सेल है, और ये मीजोफिल सेल कहां प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में। बोलो बात सही है। यही मीजोफिल सेल कंटेन करती है क्लोरोप्लास्ट, और ये मीजोफिल सेल बनी होती है पेरेन्काइमा से। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पेरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू होता है, तो पेरेन्काइमा एग्जैक्टली इज कॉल्ड एज अ लिविंग टिश्यू। तो ये एक्चुअली इसी टाइप की सेल और स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर सकते हैं। बताओ क्या यहां तक आपको सारा पॉइंट क्लियर है? अब क्योंकि ये पेरेन्काइमा वगैरह के बारे में बात आ गई, तो मैं पहले आपको एक छोटी सी बात और डिस्कस कर देता हूं यहीं पे। बेटा प्लांट के अंदर जो टिश्यू होते हैं ना, उन टिश्यूज को आप एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, जिसमें एक होता है जिसे, अरे अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके, जिसमें एक होता है जिसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, और एक जो दूसरा होता है वो होता है परमानेंट। ये बस इसलिए बता रहा हूं, नई एनसीईआरटी में लगभग टॉपिक हट चुके हैं, मगर आपको थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बार बार वो टर्म आएंगी तो आप कहोगे अर्चित सर ये क्या हो गया। बेटा प्लांट में ये वाली जो सेल है दो टाइप की, डिवीजन के बेस पे क्लासिफाइड करती है। दिस सेल इज कैपेबल फॉर डिवीजन, मगर दिस सेल इज नॉट एबल टू डिवाइड। नीचे वाली सेल डिवाइड नहीं करती, जबकि ऊपर वाली सेल डिवीजन शो करती है, सही बात, ठीक है। अब दोस्तों मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती है ये दो टाइप की होती है, तीन टाइप की, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, जिसमें एक होता है जिसे हम बोलते हैं एपिकल, द सेकंड वन इज विच इज कॉल्ड एज अ इंटरकैलरी, एंड द थर्ड वन इज विच इज कॉल्ड एज अ लेटरल। अब आप कहोगे हर्षित सर ये तीनों चीजें क्या होती है, जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। बेटा आओ ना, अपन सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन की बात ही नहीं है। देखो आपको याद है अपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जो था टिश्यू, तो आपने ऐसे करके एक टिश्यू का एक चैप्टर में एक डायग्राम पढ़ा होगा, ये वाला ऐसा टिश्यू में, प्लांट टिश्यू, मतलब एग्जैक्टली 9th क्लास में था वो, टिश्यू विश्यू के बारे में पूरा बता रखा था। अब जरा क्या चीज है बेटा, जो एपिकल होता है ना, इसका मतलब ही होता है टिप पर, यानी कि कोई भी चीज अगर टिप पर प्रेजेंट होगी तो वह एपिकल होगी, यानी कि एपेक्स पर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब दो टाइप की ऐसे एरिया होते हैं, एक तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और नीचे वाला जो होता है ये होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो ये होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। बोलो बात सही है। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है तो दो टाइप के हो गए, एक होगा ऊपर जो शूट को डेवलप कर रहा है, एक जो हो गया जो रूट को डेवलप कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन करने का काम करता है। सेकंड जो आपके पास है वो है इंटरकैलरी। दोस्तों एक जगह वो होगी जहां से नोड डेवलप होगा, जहां से ब्रांच डेवलप होती है, ये दूसरी जगह जहां पे नोड डेवलप होगा। दो नोड के बीच में आपको पता है इंटरनोड होता है, और यहां पे ही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बोलो बात सही, डन। और ऐसे ही एक लास्ट वाली जो होती है जिसे हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, जो एग्जैक्टली आपको इस जगह पे दिखाई देगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल। तो आप देखोगे तो आपको तीन टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, एक हो गया एपिकल, शूट एपिकल, रूट एपिकल, एक दो नोड के बीच में हो गया इंटरकैलरी, और एक हो गया जो प्लांट को मोटाई में डेवलप करती है। एक छोटी सी बात और याद रखना, वो बात यह है कि सबसे पहले प्लांट जो ग्रोथ शो करेगा वो प्राइमरी ग्रोथ होगी, जो बाद में शो करेगा वो सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो अगर ध्यान से आप यहाँ पे देखें भी तो याद रखना एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी प्राइमरी ग्रोथ होती है, ये भी एपिकल है तो ये भी प्राइमरी है, मगर ये वाली जो लेटरल है ये हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ होती है, बाद में होता है। पहले हम बड़े पतले पतले से पैदा होते हैं ना, दिस इज अवर प्राइमरी ग्रोथ, फिर मोमोज चाउमीन मंचूरियन खा लिया मोटे हो गए, दिस इज अवर सेकेंडरी ग्रोथ। तो दो टाइप की आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। यहां पर आपको प्लांट में दोनों ही टाइप की ग्रोथ देखने को मिलती है, सही है। तो दिस इज कॉल्ड एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है दोस्तों परमानेंट। दोस्तों परमानेंट भी अगर देखा जाए तो दो टाइप के परमानेंट होते हैं, जिसमें एक होता है सिंपल परमानेंट, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट।
दोस्तों सिंपल परमानेंट वो होता है जिसमें वन टाइप की सेल होती है, सेल ऑफ वन टाइप, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट वो होता है जिसमें मेनी टाइप की सेल होती है, मेनी टाइप। सिंपल परमानेंट तीन टाइप का होता है, जिसमें एक होता है जिसे हम बोलते हैं पेरेन्काइमा, एक होता है जिसे हम बोलते हैं कोलेनकाइमा, और एक और होता है जिसे हम बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट दो टाइप की होती है, एक जाइलम, एक फ्लोएम। बताओ डन है यहां तक बात? पूरी चीजें क्लियर है? देखो शॉर्ट एंड स्वीट है, मगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे सिंपल परमानेंट में सारी सेल एक ही टाइप की है। पेरेन्काइमा जो सेल होती है ये लिविंग होती है, कोलेनकाइमा भी लिविंग होती है, और स्क्लेरेनकाइमा जो होती है ये डेड सेल होती है। सही बात? यानी कि प्लांट को अगर किसी भी चीज को पैक करना है, चाहे वो क्लोरोफिल हो चाहे वो एयर हो, तो पेरेन्काइमा होगा। जैसे आपने एक एग्जांपल सुन सकते हो क्लोरेनकाइमा, जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है। जैसे एक एग्जांपल आप सुन सकते हो एरेनकाइमा, जिसमें एयर पैक होता है, तो एक एरेनकाइमा है, एक क्लोरेनकाइमा है, कई सारे टाइप के। कई बार प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए चाहने के लिए वहां पे पेक्टोसेलुलोज प्रेजेंट होता है कॉर्नर पर, तो हम लोग कहते हैं कि वहां पे कोलेनकाइमा प्रेजेंट होगा। तो कोलेनकाइमा प्लांट को देगा इलास्टिसिटी, ये प्लांट को बोलो क्या देगा? इलास्टिक बनाएगा। और स्क्लेरेनकाइमा दोस्तों ये रिजिड होता है, टफ बनाता है चीजों को, टफ बनाता है चीजों को, क्योंकि ये डेड सेल होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। सही बात? सेम कंडीशन होती है आपकी जाइलम और फ्लोएम के पास। दोस्तों जाइलम जो होते हैं इसके 4 कंपोनेंट हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें एक होता है ट्रैकीड, द नेक्स्ट वन इज विच इज कॉल्ड एज अ वेसल, एक और होता है जिसे हम बोलते हैं जाइलम पेरेन्काइमा, एक और होता है जिसे हम बोलते हैं जाइलम फाइबर। ऐसे दोस्तों फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक होता है सीव ट्यूब, सुना होगा नाम सेल में भी, मैच्योर सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट है। एक होता है कंपेनियन सेल, एक होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा, एक होता है फ्लोएम फाइबर। डन। यहां पर अगर देखा जाए तो ट्रैकीड जो होता है ये डेड होती है, वेसल जो होती है ये डेड होती है, ये पेरेन्काइमा लिविंग होती है, और ये डेड होती है। एक लिविंग है, 3 डेड है। जबकि यहां पे अगर देखा जाए तो ये वाली सेल होती है लिविंग, ये वाली सेल भी होती है लिविंग, ये वाली सेल भी होती है लिविंग, और ये वाली सेल होती है डेड। तो यहाँ पे एक डेड होती है, 3 लिविंग होती है। बोलो बात सही है क्या? ये सारा का सारा अगर देखा जाए तो जाइलम जो होता है ये वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। दोनों डायरेक्शन में फूड को ट्रांसफर कर सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। जबकि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट हमेशा एक ही डायरेक्शन में करता है। रीजन आपको पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों पानी तो नीचे से ही डालोगे, रूट ही लेके जाएगी पानी तो ऊपर। बोलो डन है क्या बात? ये पूरी की पूरी कैटेगरी बिल्कुल सबको क्लियर है? चल सकते हैं आगे? अब आ जाओ। सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ पे थी। यहाँ पे क्या है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का मतलब वो कैसी सेल है? वो लिविंग सेल है, और वो पैक करने का काम करेगी। क्या पैक कर रही है? क्लोरोफिल पैक कर रही है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द क्लोरेनकाइमा आल्सो। कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है। यहाँ पे आपको कुछ जगह पे एयर की कैविटी दिखाई देगी, बट बहुत कम। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप फोकस कर सकते हो, और वो फोकस करने वाली चीज क्या है? यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम एक बंडल के अंदर प्रेजेंट होंगे, दैट सेल इज कॉल्ड एज अ बंडल शीट सेल। जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के बाहर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, दैट इज अ बंडल शीट सेल। साथ साथ आपको दिखाई देगा जाइलम और फ्लोएम जो बंडल शीट सेल है वो किसी के ऊपर टिकी हुई है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्क्लेरेनकाइमा, एंड यू नो द स्क्लेरेनकाइमा इज द डेड वन। और पेरेन्काइमा कैसा है? पेरेन्काइमा इज द लिविंग वन। तो एक तो लिविंग हो गया, जबकि एक क्या है? डेड। दिस इज कॉल्ड एज द मोनोकॉट। तो मोनोकॉट में आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ गई होगी। ऊपर एपिडर्मिस, नीचे लोअर एपिडर्मिस, दोनों तरफ क्यूटिकल ऊपर मतलब बराबर है, दोनों तरफ स्टोमेटा के पोर बराबर है। ऊपर की तरफ बुलीफॉर्म सेल है जो कल करने का काम करेगी। यहाँ पे सारी की सारी सेल जो बीच में प्रेजेंट होगी वो सारी मीजोफिल सेल होगी, जो पेरेन्काइमा से बनी होगी। साथ साथ बंडल शीट सेल, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर अगर आप देखो तो आपको 2-3 फर्क देखेंगे। पहले देखो ऊपर वाली सेल में बुलीफॉर्म सेल एब्सेंट है, ठीक है जी, क्योंकि अब आपसे मैं बात कर रहा हूं डाइकॉट लीफ के बारे में। ये रही डाइकॉट लीफ। अगर आप ध्यान से इस डाइकॉट लीफ को देखोगे तो जो मैं आपसे बात बोल रहा हूं आप भी कहोगे अर्षित सर बात आपकी बिल्कुल सही है। ऊपर की तरफ देखो ज्यादा चिकनी है, क्यूटिकल ज्यादा है,
नीचे की तरफ देखो क्यूटिकल कम है, सेम यहाँ पे ऊपर की तरफ मोर क्यूटिकल है थिक, नीचे की तरफ क्यूटिकल कम है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सन ऐसे आता है, सन कभी ऐसा नहीं है कि घूमते हुए इसके नीचे आ जाएगा, तो सन हमेशा कैसे आता है, ऊपर से आता है। तो यहाँ पे क्यूटिकल का अमाउंट ऊपर ज्यादा होता है, नीचे कम होता है। अब ऊपर क्यूटिकल ज्यादा, ऊपर सनलाइट भी ज्यादा पड़ेगी, तो ऊपर स्टोमेटा के नंबर एब्सेंट या कम होते हैं। देखो ऊपर स्टोमेटा है ही नहीं, जबकि नीचे की तरफ स्टोमेटा के पोर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। साथ साथ खास बात यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है वो क्या, कि यहाँ पे मीजोफिल सेल थी, यहाँ पे केवल मोनोकॉट में, यहाँ पे मीजोफिल सेल अपने आप को और डिफरेंशिएटेड डेवलप कर लेती है दो टाइप में, जिसमें एक होता है जिसे हम बोलते हैं पेलिसेड मीजोफिल, एक होता है जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। ऊपर की तरफ आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसे हम बोलते हैं पेलिसेड मीजोफिल, नीचे की तरफ दिखाई देगी स्पॉन्जी मीजोफिल, और पेलिसेड मीजोफिल में आपको दिखाई देगा क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे ये वाली जो सेल थी वहां पे स्क्लेरेंकाइमेटस थी, यहाँ पे पेरेंकाइमेटस है, और साथ साथ दाइलम और फ्लोएम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या, कोई भी दिक्कत है कैसी भी। दोस्तों ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये गार्ड सेल होती है दोनों की तरफ, जो स्टोमेटा में, वैसे ये तो अपन शुरू से ही पढ़ते हैं, गार्ड सेल प्रेजेंट होती है, बीच में स्टोमेटा का पोर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे नीचे डिफरेंस देखो, मोनोकॉट और डायकॉट, तो पहले डायकॉट है फिर मोनोकॉट है। मोनोकॉट के अंदर ऊपर और नीचे क्यूटिकल इक्वल, डायकॉट में ऊपर ज्यादा नीचे कम, ठीक है सर। मोनोकॉट में जो मीजोफिल है वो एक ही टाइप की होगी, जबकि डायकॉट में पेलिसेड और स्पॉन्जी होगी ठीक है। मोनोकॉट में जो गार्ड सेल होती है वो डंबल शेप होती है, देखो डंबल शेप बना रखी है। गार्ड सेल क्या होती है अभी बताऊंगा, जबकि डायकॉट में बीन शेप होती है। मोनोकॉट में बुलीफॉर्म सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जबकि डायकॉट में बुलीफॉर्म सेल एब्सेंट होती है। मोनोकॉट में पैचेस ऑफ द वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे पेरेंकाइमेटस और कॉलेनकाइमेटस हो सकता है, जबकि मोनोकॉट में केवल और केवल कैसा होगा, स्क्लेरेंकाइमेटस होगा। अगला, मोनोकॉट में वेनेशन जो होगा वो पैरेलल होंगे, जबकि डायकॉट में रेटिकुलेट। देखो मोनोकॉट है तो पैरेलल वेनेशन, डायकॉट है तो रेटिकुलेट वेनेशन है। यहाँ पे स्टोमेटा, मोनोकॉट में ऊपर और नीचे स्टोमेटा इक्वल, जबकि डायकॉट में ऊपर एब्सेंट या फिर लेस और नीचे ज्यादा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या। लीफ का डायग्राम अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से सब बात क्लियर हो जाएगी, एंड दिस इज द मोनोकॉट वन। आओ जरा आगे चलते हैं बेटा। ऐसे ही एक अगला और स्ट्रक्चर है जो हम बात करते हैं रूट के बारे में, तो आप किसी भी रूट के बारे में पहले बात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पहले हम बात करेंगे डायकॉट रूट के बारे में और फिर हम चलेंगे मोनोकॉट रूट की तरफ। तो पहले आ जाओ हम डायकॉट रूट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डायकॉट रूट क्या होती है। आओ जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि थ्योरी अपन डायग्राम में ही लिख देते हैं लगभग सारी की सारी। ऊपर की तरफ जो मिलता है उसे हम एपिडर्मिस या एपिब्लेमा कहते हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिब्लेमा। आउटर मोस्ट होता है, सिंगल लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, उसके ऊपर क्यूटिकल एब्सेंट होता है। क्योंकि बेटा सीधी सी बात है, रूट का काम वाटर को एब्जॉर्ब करने का है, अगर उसके ऊपर भी मोम लगा दोगे तो पानी को एब्जॉर्ब कैसे करेगी, तो सारा काम है। आउटर मोस्ट सिंगल प्रोटेक्टिव क्यूटिकल एब्सेंट, बोलो बात सही है, और बीच में गैप नहीं होता, और इसे हम एपिब्लेमा भी कहते हैं, सही बात। इसके ऊपर की तरफ एक हेयर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं रूट हेयर। याद है आपने डायग्राम बनाया था मॉर्फोलॉजी में भी रूट हेयर का, जो एब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा, तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा रूट हेयर, जो कि सारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बोलो बात सही है, और वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का ये काम करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, रूट हेयर हो गया सर, बिल्कुल। एपिडर्मिस हो गया सर, बिल्कुल। अब इसके नीचे की तरफ एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स की सेल। मतलब आपको बहुत सारी ऐसी सेल्स दिखाई देंगी जिसे हम कॉर्टेक्स की सेल बोलेंगे। मतलब देखो खाली जगह तो होती नहीं है, जगह को आपको फिल तो करना पड़ेगा, तो दिस इज द कॉर्टिकल सेल, जो बेसिकली पेरेन्काइमा की बनी होती है। किसकी, पेरेन्काइमा। तो आप लिख सकते हैं कॉर्टेक्स सेल के आगे कि पेरेन्काइमा की होती है और मल्टी लेयर्ड होती है। क्या एक लेयर है, मल्टी लेयर। मल्टी लेयर जैसे चाहो तो मैं भी लिख सकता हूं, लो एक तो पहला पॉइंट लिख देता हूं मल्टी लेयर, और दूसरे लिख देता हूं पेरेन्काइमेटस। बोलो बात सही है क्या। अगली चीज, अगर आप ध्यान से यहां पे देखोगे तो आपको अभी एक दो चीजें और भी बड़ी शानदार और खास दिखाई देगी। दोस्तों यहां पे आपको एक सर्किल दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। बोलो क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। तो आपको एक सर्किल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। एंडोडर्मिस अगर देखा जाए तो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो एंडोडर्मिस होती है। इसके अंदर भी जो गैप होता है वो एब्सेंट होता है। एंडोडर्मिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक सुबेरिन से बनी हुई वैक्सी लेयर आप बोल सकते हो, जिसे हम बोलते हैं कैस्पेरिन स्ट्रिप, जो वाटर के लिए इंपरमिएबल होती है, वो प्रेजेंट होती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मैंने रेड कलर से देखो कुछ बना रखा है, ये देखो रेड कलर से बना रखा है, ये रेड कलर से बना रखा है, ये रेड कलर से बना रखा है, ये रेड कलर से बना रखा है। मगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कुछ सेल्स को छोड़ भी रखा है। अब जिन सेल के ऊपर कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं होती, दैट सेल इज कॉल्ड एज अ पासेज सेल। बोलो कौन सी सेल बोलते हैं, पासेज सेल।
पासेज सेल वो होती है जिसमें कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं होती, और कैस्पेरिन स्ट्रिप किससे बनी होती है? सुबेरिन से, और ये वाटर के लिए क्या होती है? इम्परमेबल होती है, एंडोडर्मिस में मिलती है आपको। सही बात है। अब अगली चीज, अंदर की तरफ एक और लेयर ब्लू कलर से आपको दिख रही है जो है पेरीसाइकिल। अंदर की तरफ देखो, एंडोडर्मिस के नीचे की तरफ ब्लू कलर से एक लेयर दिख रही है आपको मिलेगी, वो क्या है? पेरीसाइकिल। ये जो पेरीसाइकिल है ये एंडोडर्मिस के नीचे है, ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है, पेरेन्काइमा से बनी हुई है। बोलो बात सही। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपकी एनसीईआरटी लिखती है, कई बार कुछ रूट ऐसी होती है जो पेरीसाइकिल से ही निकल जाती है, रूट हेयर ऐसे, एंड दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज अ लेटरल रूट। याद रखिएगा, अगर कभी भी यहां से पेरीसाइकिल से निकलेगी कोई भी रूट तो हम उसे कौन सी रूट बोलेंगे? लेटरल रूट बोलेंगे। मगर कहां से निकलनी चाहिए? पेरीसाइकिल से निकलनी चाहिए। बोलो डन है बात यहां तक? कोई भी दिक्कत? तो सभी लोगों को पता होगा रूट हेयर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करेगा। सभी को पता है एपिडर्मिस क्या होता है, पता है। उसके नीचे की तरफ मल्टीसेलुलर कॉर्टेक्स होता है, मल्टी लेयर, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद यहाँ पे एंडोडर्मिस प्रेजेंट होता है, एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरिन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। कैस्पेरिन स्ट्रिप में, जिस सेल में कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं होगी वो पासेज सेल होगी, यानी कि पानी उसके अंदर से जा सकता है। बेटा पूरे कमरे में गेट ही तो होते हैं जैसे जा सकता है, तो ये गेट है, पाथ सेल है, ये पाथ रास्ता दिखा रही है। बोलो बात सही है। अंदर की तरफ आपको यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम लगे हुए दिखाई देंगे। देखो ये है आपके पास क्या? जाइलम। जबकि किनारे किनारे आपको बोलो क्या दिखाई दे रहे हैं? फ्लोएम दिखाई दे रहे हैं। बोलो बात सही है क्या? 100%। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जाइलम और फ्लोएम दिख रहा है आपको। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बस अभी मैं आपको बता देता हूं, जो पहले डेवलप होगा वो प्रोटोजाइलम, जो बाद में होगा वो मेटाजाइलम। इतनी सी बात याद रखनी है। इनके बीच में बहुत सारी सेल्स फंसी हुई होंगी यहाँ पे। दिस सेल इज कॉल्ड एज अ कंजक्टिव टिश्यू, जो वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट होती है। और आपको बीच में एक बहुत ही प्यारी चीज देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड एज अ पिथ, सेंटर में जो देखने को मिलेगी। मगर क्योंकि ये डाइकॉट है तो जो पिथ होगी वो इसकी इतनी डेवलप नहीं होगी, तो सेंटर में होती है, लेस डेवलप होती है और पेरेन्काइमेटस सेल से भरी हुई होती है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अगर आपको ये याद हो गया तो आपको ये भी याद हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं बताया वहां पे। मैंने बोला बाहरी बार एपिडर्मिस होता है, उसके बाद रूट एयर प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर होता है, उसके नीचे बहुत सारा कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है, मल्टी लेयर्ड होती है। अंदर की तरफ एंडोडर्मिस होती है जिसमें कैस्पेरिन स्ट्रिप होती है जो सुबेरिन की बनी होती है। उसके अंदर पासेज सेल होती है, जिन पासेज सेल से जो वाटर है वो जा सकता है। अंदर पेरीसाइकिल होती है, इससे कोई रूट निकलेगी तो लेटरल रूट होगी, उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम लगे होंगे। जो सेल जाइलम और फ्लोएम के बीच में फंसी होगी उसे कंजक्टिव टिश्यू होंगे। बीच में पिथ होती है जो कि लेस डेवलप होती है क्योंकि ये डाइकॉट है। सही है, आगे चले। सेम टू सेम यहां पे है एज इट इज। आप डायग्राम देख लो, कोई फर्क नहीं दिखेगा। आपको वही दिख रहा है बाहर एपिडर्मिस, आपको वही दिख रहा है बाहर रूट एयर, ठीक है, आपको वही दिख रहा है कॉर्टेक्स, आपको वही दिख रहा है एंडोडर्मिस, आपको वही दिख रहा है जाइलम और फ्लोएम, सब कुछ सेम दिख रहा है। और वही दिख रहा है आपको पेरीसाइकिल, सब कुछ सेम दिख रहा है। मगर आप ध्यान से अगर दिमाग के चक्षु खोलोगे तो आपको पता लगेगा यहां पे जाइलम के बंडल मोर देन 6 है, मोर देन 6। यहां पे देखो आपको जाइलम बंडल 1 2 3 4 ही दिख रहे हैं जाइलम, जबकि यहाँ पे जाइलम अंदर मोर देन 6 है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7, मोर देन 6 जाइलम बंडल है। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पॉलीआर्क कंडीशन। नीट के अंदर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि पॉलीआर्क कंडीशन आपको किसमें देखने को मिलती है। तो योर आंसर इज, योर बेस्ट आंसर इज, तो क्या आंसर है भाई साहब? वो आंसर है मोनोकॉट, ना कि डाइकॉट। बताओ क्या डायग्राम क्लियर है क्या? दोस्तों मैं पहले भी आपसे बोल रहा हूं और फिर आपसे दोबारा से बोल रहा हूं, आप अगर यहां पे डायग्राम फोकस करोगे तो ही कर पाओगे। थ्योरी के ऊपर अगर आपने ध्यान दे लिया इसके ऊपर तो फिर डायग्राम कभी क्लियर नहीं होगा, ना थ्योरी क्लियर होगी। फोकस ऑन द डायग्राम। और जो मैंने आपसे बात बोली वो बात सही भी है। मोनोकॉट लीफ अगर ऐसे होगी तो सनलाइट दोनों डायरेक्शन में होगी, क्यूटिकल इक्वल है, स्टोमेटा इक्वल है, क्या दिक्कत है? कम डेवलप होती है मोनोकॉट तो उसमें ऊपर और नीचे पूरी की पूरी पेरेन्काइमा सेल है, मीजोफिल सेल है, जबकि डाइकॉट में ऊपर पेलिसेड और नीचे स्पॉन्जी मीजोफिल है। क्या फर्क है? बड़ा आसान है, मगर एक बार बस मेरे साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ये डायग्राम है जो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। जो हमने सेकंड डायग्राम अभी यहाँ पे डिस्कस किया है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज अ डाइकॉट रूट का और मोनोकॉट रूट का। और मेरे ख्याल से मेरे किसी भी दोस्त को डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बताओ डन है क्या डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में ये सब कुछ? ठीक है भाई, अब जरा आगे चलते हैं। दोस्तों सेम एक अगली चीज है जिसका नाम है डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम। तो अब जरा तीसरी चीज हम देख लेते हैं जो स्टेम के बारे में बात है। अब स्टेम के बारे में देखेंगे तो चलो पहले डाइकॉट कर लेते हैं फिर मोनोकॉट कर लेंगे। आओ जरा डाइकॉट के ऊपर देखो। डाइकॉट स्टेम क्या होती है? सबसे भारी भार यहाँ पे एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है जो कि आउटर मोस्ट सिंगल लेयर और प्रोटेक्टिव होती है। ये 3 लाइन तो आपको याद ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें तो। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। यहां पर ना मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ट्राइकोम्स कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर होते हैं, ब्रैकेट में डाल देना मल्टी सेलुलर। ये क्या होते हैं? ट्राइकोम्स होते हैं जो स्टेम हेयर होते हैं।
एपिडर्मिस के नीचे की तरफ आपको एक लेयर मिलती है जो होती है हाइपोडर्मिस। नीट के अंदर यहां पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, मैंने भी स्टार लगा रखा है, याद रखना, डी से डायकॉट, सी से कोलिनकाइमेटस। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा क्या कि डायकॉट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस जो होती है वो किससे बनी होती है? योर आंसर इज द कोलिनकाइमा की। जबकि मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस किससे बनी होती है? आंसर इज द स्क्लेरेंकाइमा। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये फर्क है। डन है? हाँ सर, हाइपोडर्मिस क्या होती है? हाइपोडर्मिस वो लेयर होती है जो एपिडर्मिस के नीचे होती है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज अ हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस क्या होती है? बिलो एपिडर्मिस होती है हाइपोडर्मिस। बताओ क्या डन करते हो क्या बात? पक्का 100% क्लियर है? चलो, जैसे ही यहां पे ये वाली चीज आ जाएगी तो फिर बहुत सारी कॉर्टेक्स की सेल आएगी, उसके अंदर की तरफ सेम है, आपको एंडोडर्मिस देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी बोलती है एंडोडर्मिस पेरेन्काइमा से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें स्टार्च के ग्रेन्यूल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इसे स्टार्च शीथ बोलते हैं। तो नीट के एग्जाम में बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है कि स्टार्च शीथ, स्टार लग रहा है कि स्टार्च शीथ कहां पे होती है? योर आंसर इज द डायकॉट स्टेम, योर आंसर इज द एंडोडर्मिस। बिल्कुल बात सही है, स्टार्च शीथ आपको देखने को मिलेगी एंडोडर्मिस में। उसके अंदर की तरफ अगर आप देखो तो यहाँ पे एक व्हाइट वाली कुछ सेल मिलेगी जो पेरेन्काइमा की होगी, पिंक वाली कुछ सेल मिलेगी जो स्क्लेरेन्काइमा की होगी। इसी के नीचे आपको वेस्कुलर बंडल मिलेगा, जिसमें यहाँ पे अंदर की तरफ जाइलम मिलेगा, बाहर की तरफ फ्लोएम मिलेगा। तो आपको जाइलम और फ्लोएम भी यहाँ पे आसानी से देखने को मिलेंगे। और बीच में एक वर्ड दिखाई देगा जिसका नाम है कैम्बियम। बेटा देखो, वैसे तो मेरे ख्याल से रिवीजन ही कर रहे होंगे आप, तो मेरे ख्याल से मैं आपसे बोल सकता हूँ ये वाली बात तो, कि जो कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ करने का काम करता है, यानी कि कैम्बियम नई सेल को डिवाइड करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि जो डायकॉट स्टेम होती है, पीपल का पेड़, उसका तना कितना मोटा होता है, जबकि घास का तना इतना मोटा नहीं होता। और उसका रीजन ही यही है क्योंकि कैम्बियम बाद में डिवीजन करने का काम करता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ करने का काम कैम्बियम ही करता है। याद है मैंने बताया था एपिकल, इंटरकली, लेटरल, तो जो लेटरल ग्रोथ होती है वो कैम्बियम की वजह से ही होती है। अगला, यहां पे दोस्तों कुछ रेडियस में सेल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेडुलरी रे। और ये मेडुलरी रेज जो होती है ये रेडियल कंडक्शन करवाने का काम करती है वाटर का, यानी कि इधर की सेल उधर की सेल को वाटर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करने का काम करती है। तो हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया एपिडर्मिस। हम जानते हैं ऊपर की तरफ क्यूटिकल यानी कि वैक्स की लेयर है, ऊपर ट्राइकोम है जिसे हम स्टेम हेयर कहते हैं, यहाँ पे आपको हाइपोडर्मिस मिलती है जो कि कोलिनकाइमेटस है, उसके नीचे आपको जनरल कॉर्टेक्स मिल रहा है ये वाला, उसके नीचे की तरफ आपको पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की लेयर मिल रही है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की अगर बात की जाए तो उसमें स्टार्च की शीथ प्रेजेंट होती है जो कि कहीं ना कहीं आप कैसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाती है उसको, ठीक है। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, बीच में बहुत ही शानदार चीज कैम्बियम। और कैम्बियम बोलो कौन सी ग्रोथ करता है? सेकेंडरी ग्रोथ करने का काम करता है। बोलो बात सही है? 100%। ये बीच में सेंटर में यहाँ पे आपको पिथ देखने को मिलती है। मेडुलरी रेज आपको पता है रेडियल कंडक्शन वाटर का करने का काम करता है। डन है बात? पक्का? ये छोटी सी बात अभी थोड़ा सा छोड़ देना, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम ऐसे रेडियस में होंगे, इसे हम इसे बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल सिस्टम। क्योंकि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसे बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल सिस्टम, ठीक है। ये अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। वहीं पे अगर आप आ जाओ दूसरी साइड पे, तो यहां पे आपको दिखाई देगा मोनोकॉट स्टेम। अगर मोनोकॉट स्टेम की आप बात करो तो मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है? भारी बार एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर की तरफ हाइपोडर्मिस होती है, उसकी कोलिनकाइमेटस, इसकी स्क्लेरेन्काइमेटस। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के आगे बंडल शीथ सेल प्रेजेंट होती है जो कि इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। यहाँ पे देखा जाए तो देखो फ्लोएम प्रेजेंट है, फ्लोएम फाइबर मिलते हैं आपको, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लोएम पेरेन्काइमा इसके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। बोलो बात सही है क्या? यहाँ पे जो बाहर वाले वेस्कुलर बंडल होते हैं वो तो बड़े होते हैं, जबकि अंदर वाले वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो छोटे होते हैं। देखो ये बड़े वेस्कुलर बंडल है, ये छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम आपको देखने को मिलते हैं, साथ साथ जाइलम की कैविटी भी देखने को मिलती है। ये वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, क्लोज्ड है और एंडार्क है। अब आप कहोगे हर्षित सर ये चार चीज तो आपने बताई नहीं अभी तक, ये एंडार्क, एक्साक्ट, कॉन्जॉइंट, ये सब चीजें क्या है? इसके लिए अभी थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे तो वहां पे लगभग आपको इस सारी बातें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। पहले बस जनरल जो मैं आपको तीन डायग्राम आपके सामने फोकस कर रहा हूं, पहले बताओ ये तीन डायग्राम आपको क्लियर है क्या? पहले तो ये देख लो, क्या ये सब कुछ क्लियर है? ध्यान से देख लेना, पहले जो सामने बना हुआ है क्या ये सब कुछ क्लियर है? मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में कोई डिफरेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी सब कुछ बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर मैं रूट के बारे में बात करूं तो मोनोकॉट डाइकॉट की रूट क्लियर है। कॉलियर कंडीशन का मतलब जाइलम के बंडल मोर देन 6 होंगे,
लगभग लगभग सारी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, बस सबसे ज्यादा फर्क यहीं पे ही है। बाकी लगभग आप देख सकते हो स्ट्रक्चर लगभग सेम टू सेम है। यहाँ पे रूट हेयर वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैस्पेरिन स्ट्रिप के बारे में जानते हो, वाटर के लिए इंपरमेबल है। जहां पे कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं होगी वहां पे पासेज सेल होगा। कैस्पेरिन स्ट्रिप कहां होती है पता है आपको, कहां पे, एंडोडर्मिस में, बिल्कुल सही है। पेरिसाइकिल क्या होती है, जहां से लेटरल रूट निकल सकती है, बिल्कुल सही है, हो गया। ये देखो यहां पे अगर फैले हुए वेस्कुलर बंडल है, स्कैटर्ड है, तो मोनोकॉट है। अगर बिल्कुल रिंग को फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे फॉर्म करेंगे, मैं और भी बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, दिस इज कॉल्ड एज अ रेडियल वेस्कुलर बंडल, तो रेडियल रिंग को फॉर्म करते हैं। जबकि स्कैटर्ड फॉर्म जो होती है वो फैले हुए होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ है, कहीं भी हो सकता है भाई साहब, जिसकी जैसी इच्छा। बताओ क्या कहते हो, सही बात है। मैंने पहले भी बोला था मैं डायग्राम से इजी कर दूंगा। दोस्तों बायोलॉजी थ्योरेटिकल है नहीं, हम लोग बना देते हैं उसको। अब जरा आओ, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं अभी प्लांट टिश्यू के बारे में, मैंने मेरिस्टेमेटिक के बारे में, परमानेंट के बारे में आपको बता दिया। नोट्स है तो आपके लिए बता रहा हूं बस। ये मेरिस्टेमेटिक जो सबसे पहले डिवीजन करेगा वो प्राइमरी, जो बाद में करेगा वो सेकेंडरी। पोजीशन के बेस पे एपिकल, इंट्राकैलरी, लेटरल, याद होगा, एपिकल, इंट्राकैलरी, लेटरल, रूट एपिकल, रूट एपिकल, नोड के बीच में इंट्राकैलरी, दिस इज द लेटरल मेरिस्टेम। लो हो गया याद। परमानेंट कौन कौन से होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट होगा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पता ही है आपको, ये दोनों लिविंग होंगे, ये डेड होगा। ये होगा जाइलम और फ्लोएम, सही बात। इसके बारे में डिटेल दे रखी है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। पेरेन्काइमा पैक करने का काम करता है चीजों को, क्लोरोफिल को पैक करेगा तो क्लोरेन्काइमा, एयर को पैक करेगा तो एरेन्काइमा। कोलेनकाइमा इलास्टिक होता है, सेल वॉल पे कॉर्नर पे पेक्टोसेलुलोज प्रेजेंट होता है, स्टार्टिंग में क्लोरोफिल होता है इसके अंदर। आप भी अगर किसी स्टेम को स्टार्टिंग में रब करके देखोगे, जब वो छोटी होती है तो आपको दिखेगा वो ग्रीन होती है, क्योंकि उसके अंदर कोलेनकाइमा है, मगर बाद में कोलेनकाइमा वहां से एब्सेंट हो जाता है। अगली चीज, यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा रिजिड होता है, बिल्कुल सही बात है। जाइलम, ट्रैकीड वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकीड और वेसल में दो अंतर है, अगर छोटा पाइप है तो ट्रैकीड है, बड़ा पाइप है तो वेसल है। छोटे पाइप से पी रहे हो तो ट्रैकीड से पी रहे हो, पूरा का पूरा बिजली का खंबा ही उतार के लिया है, और अब पी रहे हो तो वेसल से पी रहे हो, अंदर की ल्यूमेन जो कैविटी होती है वो बढ़ जाती है वेसल की। अगला वही है, सीव ट्यूब, कंपेनिसल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसमें 3 लिविंग है, 1 डेड है। इसमें 3 डेड है और 1 लिविंग है। बताओ डर है क्या, सब कुछ लिखवा दिया है। ये चीज देख लो, ये आपको नहीं बताई। प्राइमरी जाइलम जब कभी भी डेवलप होगा तो एक तो डेवलप होता है प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। अब क्या होता है ये देखो जरा, मैंने एक वर्ड आपको लिखवाया एक्सार्क। एक्सार्क आपको देखने को मिलेगा रूट में, बेटा शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स हैं आपके लिए, मजा आ जाएगा, समझना जरा। अगर मान लो एक चीज तो सेंटर में है, जैसे मान लो ये दीवार है तो ये तो पेरीफेरी हो गई, और बीच में क्या हो गया, सेंटर हो गया। तो एक चीज तो सेंटर मिल रही है, जबकि एक चीज किनारे पर पेरीफेरी में मिल रही है, सही बात। अब जरा देखो, अगर पेरीफेरी पे प्रोटोजाइलम मिलता है और सेंटर में मेटाजाइलम मिलता है तो इसे हम बोलते हैं एक्सार्क, सही है। आ जाओ दूसरे पे, उल्टा कर दो, पेरीफेरी पे मेटाजाइलम मिलेगा जबकि सेंटर में प्रोटोजाइलम मिलेगा तो इसे हम बोलेंगे एंडार्क, जो कि स्टेम में मिलती है, ठीक है भाई। तीसरी अपने पास है नहीं मगर आप समझ सकते हो, बीच में प्रोटोजाइलम है और दोनों तरफ मेटाजाइलम है, तो एक कौन सा है, मीजार्क। फर्न और राइजोम में मिलता है, ये अपने सिलेबस में है नहीं, अपने सिलेबस में ये बीच वाले 2 हैं, तो आप ये याद रख सकते हो। मगर बेटा बाय 2 गेट 1 फ्री है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, 2 के साथ 1 फ्री पालो, क्या फर्क पड़ रहा है, अपने सामने ही सामने है। आओ जरा आगे चलते हैं। अगली चीज हम यहाँ पे देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो सारी चीजें, अब जरा समझना, एक टॉपिक है यहाँ पे टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू सिस्टम कई सारे टाइप का होता है, एक होता है एपिडर्मल, एक होता है वेस्कुलर, एक होता है ग्राउंड। अब एपिडर्मल क्या है, रटना तो है ही नहीं, जो भी चीज आपने एपिडर्मिस पे पढ़ी वो सारा एपिडर्मल है। आओ जरा तुम्हें दिखाता हूं, देखो तुमने क्या क्या पढ़ा। आओ, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस एपिडर्मल है, क्यूटिकल एपिडर्मल है, स्टोमेटापोर एपिडर्मल है, गार्ड सेल एपिडर्मल है, बुलिफॉर्म सेल एपिडर्मल है। जो भी चीज आपने एपिडर्मिस में पढ़ी है वो सारी एपिडर्मल है। सर क्या बात है, क्या याद करवा दिया। रूट हेयर एपिडर्मल है, एपिडर्मिस एपिडर्मल है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। आओ, मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं लिखवाऊंगा। ट्राइकोम्स एपिडर्मल है, क्यूटिकल एपिडर्मल है, एपिडर्मिस एपिडर्मल है। जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट है वो सारी एपिडर्मल है, और इसके बारे में अपन डिस्कस कर ही चुके, सबके बारे में पता है अपन को, पता है रूट के बारे में, सबके बारे में। मगर एक चीज अपन को यहां पे पढ़नी है जो अपने लिए बड़ी खास की है। देखो, पहले तो एपिडर्मिस आउटर मोस्ट होती है, प्रोटेक्शन करती है, पेरेन्काइमेटस होती है, सिंगल लेयर होती है। रूट की एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ।
अगली चीज यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है, वो है स्टोमेटा। बेटा ये दो स्टोमेटा दिख रहे हैं, जिसमें ये है मोनोकॉट जो कि डंबल शेप का है, ये है डाइकॉट जो कि बीन शेप का है। मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टोमेटा अंदर से आपको मोटे दिखाई देंगे। अंदर से मोटे मोनोकॉट और डाइकॉट के स्टोमेटा इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये बंद होते हैं तो अंदर से पानी बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है। तो बेटा हमेशा थोड़ी खुले रहेंगे, हमेशा बंद भी नहीं रहेंगे, तो पानी अंदर से बाहर भी निकलेगा, पानी बाहर से मतलब गैस का एक्सचेंज भी होगा। तो इसके लिए अगर ये बंद होंगे तो अंदर से पानी प्रेशर लगा रहा है, मगर उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली आपको अंदर की तरफ लेयर जो होती है वो थिक दिखाई देती है। लिखा हुआ है सब जगह थिक लेयर है, ये भी देखो थिक लेयर है, कोई टेंशन ही नहीं है। बोलो सही बात है। यहां पे ये जो सेल आपको दिख रही है दोनों, एक तो ये सेल दिख रही है आपको, एक ये सेल दिख रही है, दिस सेल इज कॉल्ड एज अ गार्ड सेल, जो ओपन और क्लोज करने का काम कर रही है। इस गार्ड सेल के साथ साथ बहुत सारी ऑल सेल्स भी आपको देखने को मिलेगी, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज अ सब्सिडरी सेल, जो हेल्प करती है गार्ड सेल की स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में। बीच में ये जो आपको पोर दिख रहा है, इसे हम स्टोमेटल एपरेचर, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। सही बात। एनसीईआरटी बोलती है एक वर्ड जिसका नाम है स्टोमेटल एपरेटस, उसमें क्या क्या आती है, सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल और पोर, ये तीनों की तीनों चीजें मिला के बोलते हैं स्टोमेटा एपरेटस या एपरेचर, कुछ भी आप बोल सकते हो। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अब दोस्तों कुछ स्टोमेटा अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। अगर आप डेजर्ट प्लांट पे जाओगे तो डेजर्ट प्लांट पे जो स्टोमेटा होते हैं वो सरफेस के ऊपर नहीं मिलते, वो गड्ढे में मिलते हैं। रीजन, क्योंकि बेटा सीधी सनलाइट आएगी, वाटर ज्यादा उड़ जाएगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो सीधी सी बात है, जो स्टोमेटा होंगे वो पिट पे मिलेंगे, जैसे पाइनस और कैक्टस स्टोमेटा एपिडर्मिस के नीचे मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यहां पे अगर देखा जाए तो देखो, ये दिख रहा है आपको, स्टोमेटा ओपन है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ये स्टोमेटा क्लोज है, अब गैस का एक्सचेंज नहीं होगा। सही बात है। ये जीसी का मतलब है गार्ड सेल, एसी का मतलब है सब्सिडरी सेल, लिखा हुआ है सारा का सारा आपको। चलो आगे चले। अगली चीज दोस्तों, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में एक वेस्कुलर बंडल है रेडियल वेस्कुलर बंडल। जब जाइलम और फ्लोएम यहां पे डिफरेंट रेडियस पे आपको देखने को मिलते हैं तो दैट वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज अ रेडियल वेस्कुलर बंडल सिस्टम। डिफरेंट रेडियस पर लिखा भी हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल है डायकॉट स्टेम और जिम्नोस्पर्म, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये तो हो गया रेडियल वेस्कुलर बंडल, जो है रूट के अंदर, सॉरी जो है रूट के अंदर। वहीं पे अगर कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल की आप बात करो तो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल जो होगा वो डायकॉट और जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। इसमें एक एग्जांपल है कोलेट्रल में ओपन, तो ओपन वाला एग्जांपल ये आपको में देखने को मिल गया। अब क्या होता है, कैसे होता है, वो समझना जरा। देखो इसमें दो होते हैं, ओपन और क्लोज। बेटा ओपन का मतलब कोई आ सकता है और क्लोज का मतलब कोई नहीं आएगा, यही तो होता है। गेट बंद कर दिया तो क्लोज हो गया, गेट खोल दिया तो ओपन हो गया। यानी कि कहीं पे भी कैम्बियम प्रेजेंट है, मैंने बोला था कैम्बियम की सेल डिवाइड कर सकती है, कहीं पे भी कैम्बियम प्रेजेंट है तो बेटा वो तो हो गया ओपन, क्योंकि अब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये। मगर कहीं पे भी कैम्बियम एब्सेंट है जैसे मोनोकॉट, स्टेम और लीव्स, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। अपनी एनसीईआरटी केवल ओपन और क्लोज के बारे में बात करती है और कुछ नहीं बोलती। कोलेट्रल मगर आप याद रख सकते हैं, कोलेट्रल, ओपन, क्लोज। एक और है एक्स्ट्रा पढ़ना चाहो तो, इसे हम बोलते हैं बाई कोलेट्रल। बाई कोलेट्रल में दो कैम्बियम होंगे आपके पास, एक येरा और एक येरा, दोनों तरफ आपके पास फ्लोएम होंगे, बीच में आपके पास जाइलम होगा। ये आपको सोलोनेसी और कुकुरबिटेसी की आपको स्टेम में देखने को, आसानी से देखने को मिल सकता है। पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में ये है रेडियल जो कि रूट में, ओपन जो कि डायकॉट स्टेम में, और ये जो कि मोनोकॉट स्टेम में आपको देखने को मिलता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अब क्या चीज है, बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो रेडियल, वो सबसे पहले एपिडर्मल हो गया जो एपिडर्मिस पे था, ठीक है सर बहुत बढ़िया। वेस्कुलर हो गया, जाइलम, फ्लोएम, सर बहुत ही बढ़िया। अब जो भी दोस्तों इसके अलावा बचा है आपके पास, वो सारा का सारा ग्राउंड है। आप कहोगे सच में, अरे तुम नाम देखो ना, यहीं आ जाओ, रटना तो है ही नहीं। मीजोफिल की सेल ग्राउंड, बंडल शीथ सेल ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये सारी ग्राउंड हो गई। चलो सर आगे चलो। पेलिसेड ग्राउंड, स्पॉन्जी ग्राउंड, सर बहुत बढ़िया। अगला कॉर्टेक्स की सेल ग्राउंड, एंडोडर्मिस ग्राउंड, कैस्पेरियन स्ट्रिप ग्राउंड, पेरिसाइकिल ग्राउंड, कंजक्टिव टिश्यू ग्राउंड, पिथ ग्राउंड टिश्यू, सब ग्राउंड टिश्यू में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे भी कुछ बच रहा है तो देख लो, कॉर्टेक्स ग्राउंड, हाइपोडर्मिस ग्राउंड, एंडोडर्मिस ग्राउंड, सब ग्राउंड टिश्यू में आ जाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो रूट, स्टेम, लीव्स में मैंने आपको सारे लिखवा सके, लीफ के, रूट के, स्टेम के, आपने लगभग सारी चीज पढ़ रखी है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? रटने का है ही नहीं दोस्त, रटने का है ही नहीं। जो एपिडर्मिस पे है वो एपिडर्मल हो गया, जो बीच जो वेस्कुलर है वो ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ है वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी देखो। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, पूरे टिश्यू सिस्टम
में एपिडर्मल और वेस्कुलर हटा दोगे तो ग्राउंड बन जाएगा। ऑल टिश्यू सिस्टम अदर देन एपिडर्मल और ग्राउंड, ठीक है, और सिस्टम अदर देन एपिडर्मल एंड वेस्कुलर कर देना इसको, एपिडर्मल एंड वेस्कुलर। तो वो कौन सा टिश्यू सिस्टम होगा? ग्राउंड। ये किस किस से बने होंगे? पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पता है कौन सा लिविंग कौन सा डेड? पता ना लिविंग कौन सा है? बस बहुत बढ़िया। ये सारा का सारा हमारा क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। तो 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पढ़े हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से, हमने लगभग सारी चीज यहाँ पे डिस्कस की। और देखो ये शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर है, सभी लोगों को पता है अब यहाँ पे मेरी क्लास में कि जो भी सेल डिवाइड करेगी वो मेरिस्टेमेटिक सेल होगी, जो नहीं करेगी वो परमानेंट सेल होगी। मेरिस्टेमेटिक 3 टाइप की, एपिकल, शूट एपिकल, रूट एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। बहुत ही बढ़िया, दिमाग में होना चाहिए। ये प्राइमरी ग्रोथ करेगी, ये भी प्राइमरी ग्रोथ करेगी, ये भी प्राइमरी ग्रोथ करेगी, जबकि लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ करने का काम करेगी, जो कैम्बियम से करती है। क्या बात है। वहां पे परमानेंट में पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट है, जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। रूट, स्टेम और लीव्स का डायग्राम हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। मैं इतना मानता हूं दोस्तों कि यहां तक आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, मतलब यहां तक शायद आप लोगों को किसी तरीके की कोई भी दिक्कत कैसी भी नहीं आई होगी। आपके कमेंट्स का मेरे को बेसब्री से इंतजार है, तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आपको, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।